हेलो एस्पिरेंट्स, डिकोड स्ट्रेटेजी में हमने जो एटिमोलॉजी और इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द स्टेटमेंट को देखा था, जहां हमें नॉलेज चाहिए बट वो कॉमन सेंस अप्रोच से कैसे क्वेश्चन करे, उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करते हैं। और टाइमलाइन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, टॉपर्स कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। वैसे तो टाइमलाइन का एस्पेक्ट हिस्ट्री में लागू होता है, और हिस्ट्री में जब हमारा पढ़ने का जो तरीका है वो भी क्रोनोलॉजिकल वे में होता है। बट हिस्ट्री, कंटेम्पररी थिंकिंग, किस एरा में क्या चल रहा था, अगर हम उसको सोच लेते हैं तो उससे भी कई क्वेश्चन हो जाते हैं। और यह एक तरीका है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीलिम्स में। और केवल ये इंडिपेंडेंट वे नहीं, अदर के एस्पेक्ट जो है उनके साथ भी जो है लागू होगा। जैसे ये क्वेश्चन, The Jury Act of 1827 was opposed by many Indians. One of the grounds for opposing it was that it denied both to the Hindus and Mohammedans the honor of a seat on the grand jury. Which among the following was known for his opposition to the Jury Act? सिंपल है, जूरी एक्ट के विरोध के रूप में किसको जाना जाता है, और इस संदर्भ में 1827 का टाइमलाइन दिया हुआ है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो कई लोग इसको देखेंगे कि फैक्चुअल है, नहीं आ रहा है। बट अगर आपका कंटेम्पररी टाइमलाइन पता है, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कि आपको नहीं पता एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, बट अगर इनका आपको टाइमलाइन पता है, जो आपने कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटी, कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनकी कंटेम्पररी अगर थिंकिंग को लेते हैं तो उससे आंसर आ जाता है। बट कई बार हम उसी चीज को इग्नोर कर देते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये एक्टिव कब थे? कांग्रेस फॉर्मेशन, और कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद फिर लॉर्ड सिन्हा 1909 1909 सेंट्रल असेंबली में चयनित। सर सैयद अहमद खां कब एक्टिव थे? 50s के बाद, जिन्होंने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और लास्ट में राजा राममोहन राय, और राजा राममोहन राय जो हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं। अब कई बार आप ये सोचेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, ये पॉलिटिकल एक्ट, बट अगर उस समय कंफ्यूजन भी होता है तो आपको इनका टाइमलाइन पता है, उस टाइमलाइन को सोचकर आप कह सकते हैं 1827 में कौन एक्टिव थे, और वहां से ये जो है आंसर आ जाता है। यस, एक तरह से फैक्चुअल है, बट दूसरी तरह से उस टाइमलाइन को सोचकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और यही इंसाइट हमें डेवलप करना होता है प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स की फाइट वही 3, 4, 5 क्वेश्चन की है, और वही एक्चुअल में प्रीलिम्स मेंटोरशिप की। और जो दक्ष प्रोग्राम जो है द कोर आईएएस का, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, और जिसमें से कई लोग प्रीलिम्स निकाल भी रहे हैं, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, और हिंदी मीडियम से कई लोग जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी जो एग्जाम लिख रहे हैं, उनका यही थॉट है कि क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब यह है क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 27 प्रिंसिपल इश्यूड एट द रियो 92 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। पर्यावरण व विकास पर जो रियो उद्घोषणा थी, उसमें से जो है कौन सा इन जो है 27 सिद्धांत जो वहां पर उसका पार्ट नहीं। अब एक तरफ आप ये सोच लेंगे कि पता ही नहीं, अब आपको वहां पर 1992 की थिंकिंग पता होनी चाहिए। ऑप्शन जो है, उन ऑप्शन की थिंकिंग कब डेवलप हुई है वो पता होनी चाहिए। आप उसको अगर मैच करवा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। यस, इसके बेस के लिए आपको नॉलेज चाहिए। ये केवल ये अप्रोच नहीं कि तुक्का है कि 2 है, ऑड वन आउट करो और ऑड वन आउट से क्वेश्चन हो जाएगा, या यूपीएससी ओनली देता है, ओनली काट दो, या यूपीएससी ऑल देता है, ऑल सारे मार्क कर दो, उससे आंसर हो जाएगा। वो अप्रोच काम नहीं करती है। वो अप्रोच आपकी एक बार कम कर जाएगी, फिर आपका बैकफायर कर जाएगा। आपको नॉलेज के बेस पर थिंकिंग अप्लाई करके एक रैशनल वे में जो है आंसर ड्राइव करना होता है, और उसी वे में क्वेश्चंस भी बनते हैं, जहां अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, एनालिसिस के क्वेश्चन बनते हैं, और उसमें यह थिंकिंग लगानी होती है। अब यहां पर आपको 1992 में क्या चल रहा था, यह आप बेसिक जो है पढ़ते हैं कि 1992 रियो कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट चेंज, ये थिंकिंग चल रही थी। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा इसका पार्ट नहीं, राइट टू डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब ये थिंकिंग हम पढ़ते ही हैं, ब्रुनलैंड कमीशन, आवर कॉमन फ्यूचर, रिपोर्ट 87, अगर वह आ गई है 1992 में, अगर ये आया है तो ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं शामिल करेगा। तो आपने उस टाइमलाइन को मैच करवाया और सोचा हां हो सकता है। राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाओं से जो है सुरक्षा। अब यहां पर आपको सोचना है
डायस्टर के कंटेक्स्ट में यह डायस्टर की जो थीम है वो कैसे इवॉल्व हुई है। अब इसके लिए आपको डायस्टर मैनेजमेंट, आपकी याकोहामा, आपकी ह्यूगो, आपका संडे फ्रेमवर्क, 1990s का दौर क्या था वह पता करना होगा। और यहां पर डायस्टर के कंटेक्स्ट में 1994 जो है वो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। अब ये 1992 है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी हम ऑप्शन देखते हैं। आई डोंट नो, बट अगर आप इसको देखेंगे आप सोचेंगे, आप प्रेजेंट की नजर से इसको देखेंगे कि ये तो पार्ट होगा ही होगा, बट आपको डायस्टर का उस समय का थॉट देखना है। फिर है प्रोटेक्शन टू द एनवायरमेंट इन टाइम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। फिर है यूथ मोबिलाइजेशन फॉर अ ग्लोबल पार्टनरशिप। अब क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात करें तो उसमें एनजीओ, कोऑपरेटिव, लोगों का सहयोग, इस तरह की बातें चालू हो गई थी। और क्लाइमेट चेंज और आपको रियो में जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास प्राप्त करना है, बिना लोगों की सहायता के नहीं हो सकता, तो इसका मतलब थीम रहनी चाहिए, तो यह भी रहना चाहिए। तो मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, अब बी और सी चूज करना है। अब कई लोग इसमें जो है तरह तरह के कंक्लूजन ऑड वन आउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप ही बताइए इसका आंसर क्या है। मोस्टली आप लोगों में से इसका आंसर सी सोचा होगा, क्योंकि आप रिलेशन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और इससे कैसे होगा। अब वहां पर आप अफ्रीका की उस समय सिचुएशन सोचिए, आप ये सोचिए जो आपके मैक्सिमम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कहां पर है, और वो जो 90s का एरा था, 80s का जो एरा था, और आज भी क्या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कोंगो एटीसी में, और उस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या फॉरेस्ट जलाए जा रहे हैं, तो क्या वो उस समय थीम थी, तो क्या वो 27 सिद्धांत उसको नहीं रखेंगे क्या। फिर आप डायस्टर को सोचिए, डायस्टर में जो थीम है आपकी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको रिकवरी, रिहेबिलिटेशन या तुरंत जो रिस्पॉन्स देना है, उससे पहले आपको एक्चुअल में रिस्क रेजिलियंस, जोखिम सुनम्यता, आपको जो है हैजार्ड जोनेशन मैपिंग, आपको प्रकोप मानचित्रण, आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इन पर फोकस करना। ये थीम कहां आई, ये थीम याकोहामा के बाद आई। अब ये क्वेश्चन एनवायरमेंट का है, आपका डायस्टर का थिंकिंग भी है, आपका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो भी थिंकिंग है, प्लस आपकी गवर्नेंस में क्या चल रही है वो थिंकिंग भी है कि वो किस समय थीम आ रही थी। अब आपको वो थीम सोचकर जो है आंसर करना है। इसका आंसर जो है एक्चुअल में क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, राइट टू सेफ्टी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। उस समय थीम नहीं थी और ना ही इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें आप एक तरह से देखेंगे 27 सिद्धांत पता होने चाहिए और आंसर जो है पता होना चाहिए, हम लीव कर देते हैं। या लोग जो ऑड ऑन आउट करेंगे वो क्या करेंगे, आंसर सी करने की कोशिश करेंगे कि सी जो है इसका पार्ट नहीं होना चाहिए। बट आप जो है एक समय रुक कर टाइमलाइन सोचिए, वो कंटेम्प्रेरी एरा क्या था, और उसको सोचकर आपका आंसर आएगा और उसी से आपका आंसर जो है बी निकलेगा। और यही थॉट जो है दक्ष प्रोग्राम में डेवलप करवाया जाए, और यही थॉट यूपीएससी का भी है। बिकॉज जिनका 4, 5, 6 अटेम्प्ट पे नहीं हो रहा है वो इसी कारण नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि नॉलेज में कमी है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन में कमी है। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जहां पर उस टाइमलाइन को लगाना है। टाइमलाइन का मतलब केवल हिस्ट्री नहीं है, टाइमलाइन का मतलब आपको उस कंटेम्प्रेरी एरा में क्या चल रहा है वह देखना होता है। जैसे ये क्वेश्चन, उन्होंने मेजिनी, गरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे थे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे सेंट्रल असेंबली के मेंबर चुने गए थे। अब आपको देखना है सेंट्रल असेंबली कब बनी थी, 1909, वो उसके बाद लॉर्ड सिन्हा। अब यहां पर टाइमलाइन, अरविंद घोष वो कब पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे, आपको सोचना है। स्वदेशी और उसके बाद टाइमलाइन है, हट गए। बिपिन चंद्र पाल भी आप स्वदेशी में सुनते हो, बट क्या आपने अपनी जब हिस्ट्री पढ़ी है, क्या इनका नाम 1907 के बाद आप कहीं टेक्स्ट में पाते हो? सोचना है, उस टाइमलाइन को सोचना है। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इनको आप नहीं पाते हो, बट इन दो को आप पाते हो। तो आंसर यहां पर आप जो है सी और डी में पहुंच गए इस टाइमलाइन के जरिए। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी को 50-50 कर लिया। अब यहां पर श्री कृष्ण की जीवनी, शिवाजी, मेजिनी, गेरिबाल्डी, यह आपको सोचना है और वहां से आपका जो है आंसर आएगा।
जब मोतीलाल नेहरू के बारे में सोचते हो तो वो सेक्युलर या नॉन सेक्युलर, क्या वो अगर थिंकिंग लेके आते हो तो आप इनको भी हटा सकते हो, आंसर आ जाएगा क्या, सी। तो इस तरह जो है टाइमलाइन से क्वेश्चन होता है और इसी थिंकिंग से जो प्रीलिम्स निकाल रहा है वो बार बार प्रीलिम्स निकाल रहा है, एंड दैट इज इंसाइटफुल लर्निंग। कि एक बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन करने मात्र से वो थिंकिंग डेवलप नहीं है, उस थिंकिंग को कंसोलिडेट करना होता है, उस थिंकिंग को मेमोराइज करना होता है, उस थिंकिंग को इंटीग्रेट करना होता है, आत्मसात करना होता है, ताकि आप अननोन अनरिलेटेड क्वेश्चन है उस पर वो थिंकिंग कैसे लगा सको। वह है टाइमलाइन थिंकिंग। इसी सीरीज को हम जो है कंटिन्यू करेंगे और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो है पूरा अप्लाई करके उस थॉट को जो है बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन के द्वारा उसको कंसोलिडेट प्लस उस इंसाइटफुल लर्निंग को जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वही थिंकिंग है प्रीलिम्स का।